हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के बहुत सारे डिमांड पे हम आज एक नया सब्जेक्ट का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आज हिस्ट्री को लिए हैं और हिस्ट्री में जो है ना, हम लोग एंशियंट से शुरुआत करेंगे। और एंशियंट में आज हम लोग पहला टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम जो है ना, प्राचीन इतिहास का स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास का जो स्रोत है ना, उससे हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और स्रोत से हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जो कि प्राचीन इतिहास कब से शुरू हुआ, इससे रिलेटेड क्या क्या चीज है, हम लोग एक ब्रीफ में समझिए कि पूरा इतिहास को जो है हम लोग एक ब्रीफ में समझेंगे स्रोत के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में जो है इसका स्रोत पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहले स्रोत पढ़ने से पहले हम लोग आइए पहले समझते हैं कि इतिहास को जो है कितने भागों में बांटा गया है और किस किस प्रकार से जो है बांटा गया है। तो थोड़ा सा दोस्तों, हम ये जो है बुक नहीं है, ये क्लास नोट्स है मेरा, जहां हम क्लास किए थे, या क्लास का नोट्स है। और इसको जो है ना दोस्तों, हम लोग पढ़ते जाएंगे और मेन मेन पॉइंट को हाईलाइट करके आप लोग को जो है समझाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या होगा इससे कि हम मेन पॉइंट जो होगा उस पर ज़्यादा फोकस करके आप लोग को समझाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आप लोग को जो है समझने में। दोस्तों, एक बार आप इसको जरूर देखिएगा, कितना भी आप का इतिहास अच्छा हो, हिस्ट्री आपका कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक बार एक दिन मात्र आप लगभग यह, चूंकि चैप्टर यह लंबा है तो यह थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, तो आप लोग एक बार टाइम निकाल के ना दोस्त, जरूर एक बार एक दिन हम बता रहे हैं, एक दिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, बताइएगा। उसके बाद अगर एक दिन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपको कहने का जरूरत नहीं है, अच्छा लगेगा तो देखिएगा, नहीं जिनका भी हिस्ट्री अच्छा है वो भी देखे, या नहीं जिनका अच्छा है वो तो देख ही ले। दोस्तों, हम कहानी के रूप में इसको समझाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और याद होते चला जाएगा। तो बस हम कहानी के रूप में इसको समझाते हुए जाएंगे। तो देखिएगा आपको कैसा लगेगा। एक दिन मात्र एक वीडियो जो है आप लोग धैर्य बना करके जरूर शांति से देखिएगा और समझिएगा। फिर आप लोग जो है, आप लोग को कहने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आप वीडियो को देखिएगा। हम ऐसे करके रोज हर एक दिन एक एक वीडियो लाते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री का, उसको हम लोग एक नजर में जो है देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग हेडलाइन में देख रहे होंगे कि संपूर्ण भारत का इतिहास, उसका जो है परिचय है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में एक बार देखते हैं इसको कि क्या कहा गया है इंट्रोडक्शन में। तो हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। इति और हास, इति और हास मतलब दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बीती हुई कहानी। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या, इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, जिसके अर्थ होता है बीती हुई कहानी। दोस्तों, इसको सरल शब्दों में अतीत की घटना का क्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। दोस्तों, अतीत जो बीत गया हो, उसकी घटना को, क्रमिक अध्ययन को जो है क्या कहेंगे, हम लोग इतिहास कहेंगे। क्रमिक अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो महाकाव्य के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, उसे इतिहास कहते हैं। दोस्तों, इसमें जो जो मेन पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछा जाएगा, आप लोग को पॉइंट के रूप में दे दिया गया है, और उसको हम हाईलाइट करके आप लोग को बता भी देंगे। तो इस तरफ ध्यान रखते जाना है और एक बार समझते जाना है चीजों को। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया गया है, और एक बार नहीं कितना बार यह जो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जो है चार पुरुषार्थ कहा जाता है, और यह जो है ना क्रम में याद रखना है हम लोग को। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को चार पुरुषार्थ कहा जाता है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन चार पुरुषार्थ नहीं है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, एक कोई के बदले एक दूसरा चीज दे देगा आपसे, और इसको पूछ लिया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो इसी तरह ध्यान रखना है हम लोग को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को, यह चार पुरुषार्थ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्त कि व्यापक अर्थ में इतिहास सिर्फ अतीत की घटना मात्र नहीं है, बल्कि क्रमिक रूप में यह हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग अतीत की घटनाओं से सीख लेकर वर्तमान में प्रयोग करते हैं अपने भविष्य के लिए। जैसा कि लोग दोस्तों समझाया गया है इसमें कि हम लोग अतीत की घटनाओं से सीख लेते हैं और उसको जो है ना वर्तमान में प्रयोग करते हैं, अपने भविष्य की कामना के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसके बाद है कि इतिहास हम लोग के सामने सामाजिक सच्चाई को भी प्रस्तुत करता है। जो पीछे हुए, जो बीता हुआ है इतिहास, उससे हम लोग कुछ कुछ सीख लेते हैं, और उसी का प्रयोग जो है हम लोग आगे की ओर अपना भविष्य के लिए करते हैं। फिर आते हैं हम लोग तो इतिहास के जनक, यह अभी क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास के जनक कौन हो जाएंगे, तो हेरोडोटस।
दोस्तों इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना गया है। और यह जो थे ना यूनान या ग्रीक के रहने वाले थे, और इन्होंने यूनान के क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा, इसको ध्यान रखना है, यूनान के क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा में जो है हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों इतिहास के पिता हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है, और किस भाषा में, तो यूनान के क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा में जो है किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्तमान समय में या आधुनिक अनुसंधान के अनुसार इतिहास अब सामाजिक आर्थिक जीवन को सबसे अधिक हम लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा है। दोस्तों उसके बाद जो है यह इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, जहां इम्पोर्टेंट होगा हम फोकस करते जाएंगे। अब देखिए कि भारत के इतिहास को ना 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, कालक्रम के अनुसार और धर्म के अनुसार भी भारतीय इतिहास को बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में, जैसा कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो दोस्तों 30 लाख बीसी से लेकर के 712 एडी तक, 30 लाख बीसी से 712 एडी, और 712 एडी से फिर 1707 जो कि औरंगजेब का काल है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1498 में जब पुर्तगालियों यूरोपियों का आगमन हो जाता है, और फिर से 1948 या 1950। दोस्तों अधिकांश इतिहासकार जो है 1948 मानते हैं, कुछ जो है 1950। इसका वजह है कि 1948 में गांधी जी का मृत्यु हो जाता है, और उस तब जाकर के यह आधुनिक माने गांधी युग समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो मानते हैं कि जब 1950 में भारतीय संविधान लागू होता है, तब जाकर के यह गांधी युग समाप्त होता है। और उसी प्रकार धर्म के अनुसार हम लोग देखेंगे तो सनातन धर्म है। प्राचीन काल में जो है सनातन धर्म का धर्म था, और उसके बाद मेडिवल में हम लोग आते हैं तो इस्लाम धर्म के लोगों ने यहाँ पे शासन किए थे। और उसके बाद जो है ईसाई धर्म, जो कि अंग्रेज लोग थे, वह ईसाई धर्म के लोग थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो कभी कभी आपसे कालक्रम के अनुसार भी पूछा जाएगा, और कभी कभी आपके डेट धर्म के अनुसार भी पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पे कि अध्ययन की सुविधा के लिए भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कालक्रम के अनुसार, और दूसरा है संस्कृति के आधार पर। हम बता दिए हैं कि यह 2 प्रकार से हुआ है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, और यह 2 प्रकार से हुआ है, जैसे कालक्रम के अनुसार, उसके बाद संस्कृति के आधार पर। संस्कृति आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल के भारत में शासन करने वाले अधिकांश शासक सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के अनुयायी थे। फिर जो है इसको 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया। हम लोग जान रहे हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है भारत पर, और यहाँ सिंध को जीत लेता है। और यहीं से जो है ना भारत में इस्लाम धर्म का जो है आगमन हो जाता है। इस्लाम धर्म का आगमन यहीं से होता है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं मध्यकाल में भारत के, देखिए मध्यकाल में भारत में शासन करने वाले अधिकांश शासक इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद जो है आधुनिक काल में इन लोगों की सत्ता समाप्त हो जाती है। फिर हम लोग जान रहे हैं कि 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा जो भारत के कालीकट केरल पर पहुंचा था, यह भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको ध्यान रखना है। जब यह भारत आते हैं तभी से जो है भारत में यूरोपीय कहिए या फिर ईसाई धर्म के अनुयायियों का जो है आगमन हो जाता है, और राजनीतिक सत्ता को भी स्थापित कर देता है। दोस्तों 1797 में हम लोग जान रहे हैं 1797 प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। 1797 में प्लासी का युद्ध, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया था। और वह सत्ता अंग्रेजों जो है 1947 में जाकर के जो भारत को आजाद करता है तो मुक्ति मिलता है। फिर 1948 में गांधी जी की हत्या के साथ ही गांधी युग समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार 1950 के काल को जो है मानते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गणतंत्र के रूप में भी स्थापित हुआ। तो दोस्तों जैसा कि इसका चर्चा हम लोग कर लिए हैं पहले, तो यह इंट्रोडक्शन के रूप में है इतिहास का। अब आइए मेन रूप से हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत में जो है हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि 30 लाख बीसी से 712 ईस्वी तक है। 30 लाख बीसी से 712 एडी तक। तो दोस्तों इतिहास की हम लोग बात करते हैं, तो देख लीजिए। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्री हिस्टोरी एरा, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर आपको इतिहास के पूछा जाएगा ना दोस्त, प्राचीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में जो है बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसको हम लोग देखेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल,
प्री हिस्टोरिक एरा, वैसा काल जिसका लिखित साधन जो है उपलब्ध नहीं है और मानव जो है पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था, इस काल को जो है प्राग ऐतिहासिक काल या प्राग काल कहा जाता है। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहेंगे ना जिसमें कोई भी लिखित साधन उपलब्ध नहीं है हम लोग को, और ना ही मानव वहाँ पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था, जिसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के बारे में प्राप्त जानकारी जो है उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल, और हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल को जो है ना प्राग ऐतिहासिक काल का दर्जा दिया गया है। और नेक्स्ट है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या, प्रोटो हिस्टोरिक एरा, वैसा काल जिसमें लिखित साधन तो उपलब्ध है लेकिन उसका अर्थ हम लोग को जो है नहीं समझ में आया है अभी तक। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको कोई लोग पढ़ नहीं पाए हैं, तो उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें मेन यहाँ VVI पॉइंट है, यह हड़प्पा सभ्यता का काल जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक काल जो कि हिस्टोरिक एरा, वैसा काल जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य है और उसका अर्थ भी निकाल लिया गया है, साथ में मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया है, तो इस काल को जो है ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दोस्तों, 600 BC से अभी तक का काल, यह गौतम बुद्ध का काल है 600 BC, तो गौतम बुद्ध के काल से अभी तक के काल को जो दोस्त ऐतिहासिक काल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। मेन टॉपिक पे अब हम लोग मेन चैप्टर हम लोग का यहाँ से शुरू हो जाता है, प्राचीन भारत के स्रोत से। तो प्राचीन भारत का स्रोत जो है ना दोस्त, यह पुरातात्विक स्रोत से हम लोग को जानकारी मिलता है, उसके बाद साहित्यिक स्रोत से, फिर विदेशी स्रोत है। अब साहित्यिक स्रोत में जो है धार्मिक ग्रंथ है, फिर धर्मेतर ग्रंथ है, माने धर्म से इतर, फिर यूनानी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ, अरबी ग्रंथ, विदेशी ग्रंथ में है। और पुरातात्विक स्रोत में हम लोग देखेंगे ना तो अभिलेख को देखेंगे, फिर मूर्ति कला है, चित्रकला है, सिक्का है, भवन एवं स्मारक, इस सब चीजों से जो है ना दोस्त, यह सब से प्राचीन भारत के इतिहास का हम लोग को जानकारी मिलता है। तो नेक्स्ट यह सब पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत हम लोग को निम्नलिखित तथ्यों को जो है शामिल किया गया है, जैसे कि अभिलेख, यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभिलेख के अध्ययन को दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख अभी तक नहीं पढ़ा गया है। सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़ा गया वह अशोक का अभिलेख है। अब आता है हम लोग का VVI पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप ने 1837 में जो है, डेट भी याद रखना है, जेम्स प्रिंसप ने 1837 में सर्वप्रथम अभिलेख अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी लिपि का था। तो ध्यान में हम लोग को रखना है, अशोक का ब्राह्मी लिपि वाला अभिलेख जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, अशोक के अभिलेख को चापर महोदय ने 1750, देखिए दोस्त 1750 में जो है इसको लिखा था। तो अभिलेख, अशोक के अभिलेख को किसने लिखा, तो 1750 में चापर महोदय ने लिखा। और किसने पढ़ा तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जाकर के जो है यह पढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था। दोस्तों, यह 4 लिपि में लिखा गया है अशोक का, जैसे ब्राह्मी लिपि हो गया, खरोष्टी लिपि हो गया, अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, यह चारों लिपि में जो है लिखा गया है, लेकिन सबसे अधिक जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं ब्राह्मी लिपि के। परंपरा के अनुसार देख लीजिए आप लोग कि परंपरा के अनुसार इस लिपि के जनक भगवान ब्रह्मा है। यह बाएं से दाएं, जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी लिख रहे हैं, यह बाएं से दाएं है, बाएं से दाएं है। तो बाएं से दाएं लिखा जाता था, इसको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो ब्राह्मी लिपि जो हम लोग अभी जो हम लोग लिख रहे हैं बाएं से दाएं की तरफ, वह ब्राह्मी लिपि है। फिर खरोष्टी लिपि की बात करते हैं हम लोग, इसका जन्म जो है अरमाइक लिपि से होता है। इसका जन्म जो है अरमाइक लिपि से माना गया है, जो कि दाएं से बाएं जो हम लोग लिखते हैं उसका ठीक उल्टा, यह दाएं से बाएं, यह दाएं से बाएं मतलब इधर से लिखना, इधर से इधर की तरफ जो है लिखना। तो इसको खरोष्टी लिपि के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आप लोग के सामने कि अशोक के अभिलेख प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा में जो है लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपसे लिपि पूछा जाए तो ब्राह्मी लिपि सबसे अधिक, उसके बाद खरोष्टी लिपि का नाम आता है, फिर से अरमाइक और ग्रीक 4 लिपि है। अगर भाषा की पूछते आपसे कि किस भाषा में लिखा गया है तो प्राकृत या अर्धमागधी, ध्यान रखना है। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आप लोग के सामने आ रहा है, जहां से आपको बिहार दरोगा में क्वेश्चन देखने को मिला है, हमेशा यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन।
जो कि बीपीएससी में भी कितना बार यह सब पॉइंट जो है पूछ लिया गया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सब पॉइंट को जो है हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह जो है किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो यह समुद्रगुप्त। हम लोग जान रहे हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसके लेखक जो है रवि कृति, जिसके लेखक रवि कृति है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोग नहीं जान रहे होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहांगीर का भी संबंध प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से है। फिर हम लोग बात करेंगे एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है पुलकेश सिंह द्वितीय जो कि हर्षवर्धन के साथ इनका युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। तो उनका अभिलेख किस अभिलेख में चर्चा मिलता है? तो एहोल अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख, राजा खारवेल का उल्लेख की बात करेगा आपसे तो हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके बाद गिरनार अभिलेख। दोस्तों यह पूछा गया है आपको बिहार दरोगा में, बीपीएसएससी आयोग के द्वारा, बिहार दरोगा के द्वारा यह पूछ लिया गया है। गिरनार अभिलेख, रुद्र दामन, इसी को जो है ना दोस्त जूनागढ़ भी बोला जाता है। जूनागढ़ अभिलेख पूछा गया है। दोनों पॉइंट पूछ लिया गया, एक बार गिरनार पूछा गया है और दूसरी बार जो है जूनागढ़ अभिलेख पूछा गया है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्र दामन से संबंधित है। फिर से मेहरौली का लौह स्तंभ। दोस्तों यह दिल्ली में है, मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। आप लोग दिल्ली जाइएगा तो जो है लौह स्तंभ है उस पे चंद्र शब्द जो है उस पे लिखा हुआ है, अंकित है उस पे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का यह स्तंभ लेख है। तो मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखेंगे हम लोग। मंदसौर अभिलेख जो है ना कुमारगुप्त प्रथम, यह कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। फिर से जो है मधुबन या बांसखेड़ा का अभिलेख जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। बस मधुबन या बांसखेड़ा जो है हर्षवर्धन से संबंधित है। दोस्तों यह सब पॉइंट को हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोगाजकोई अभिलेख। देखिए यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बोगाजकोई अभिलेख यह मध्य एशिया से प्राप्त होता है। यह इसको जो है एशिया माइनर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एशिया माइनर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यह 1400 पूर्व का है, यह 1400 ईसा पूर्व का है और इसे संधि पत्र अभिलेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से चल करके सर्वप्रथम ईरान में रुके थे और यहीं से दो शाखा में बटे और पूर्व तथा पश्चिम चले गए। पूर्व में आकर वैदिक सभ्यता को जन्म दिए और पश्चिम में जाकर के जो है पश्चिमी सभ्यता को जो है आर्य लोग जन्म दिए थे। तो हम लोग को सीधे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आर्य लोग के बारे में बोगाजकोई अभिलेख से है जानकारी मिलता है। मेन पॉइंट इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको हम लोग याद रखेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है ना दोस्तों यहाँ पे दर्शा दिया गया है। इस अभिलेख में किस किस देवता का उल्लेख जो है मिलता है? तो बोगाजकोई अभिलेख जिसको एशिया माइनर के नाम से हम लोग जानते हैं, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य या अश्विनी का जो है उल्लेख मिलता है। दोस्तों हम लोग याद रखेंगे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य या अश्विनी का जो है उल्लेख मिलता है हम लोग को बोगाजकोई अभिलेख से। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या है, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो देखिए यहाँ पे, यह अभिलेख मध्य प्रदेश के बेसनगर, इसका प्राचीन नाम जो है विदिशा है। बेसनगर का प्राचीन नाम क्या है? तो विदिशा, जो कि एमपी में है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ कहाँ है? पहला आपसे यही पूछ लिया जाएगा। तो यह जो है मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। उसके बाद यह अभिलेख यूनानी शासक हेलियोडोरस, ध्यान रखना है हम लोग को, यह बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर उठा करके देख लीजिएगा। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है हेलियोडोरस से संबंधित है। यह किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो हेलियोडोरस से जो है संबंधित है। फिर हम लोग बात करते हैं, इस अभिलेख में स्पष्ट होता है कि यूनानी शासक हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इसने अभिलेख में स्वयं को जो है भागवतम कहा है। हेलियोडोरस जो है अपने आप को भागवतम कहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह भागवत धर्म को जो है अपना लिए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परसिपोलस और बहिस्तून अभिलेख। परसिपोलस, यह प्राचीन काल में ईरान या फारस की राजधानी जो है पारसिपोलस थी। दोस्तों ईरान या फारस, जिसकी प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पारसिपोलस। यहीं से इन दोनों अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि भारत पर सर्वप्रथम जो है ईरानी शासक, इसको ध्यान में रखना है, ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा जो है सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। दोस्तों हम लोग को ऑप्शन में कभी ईरानी दे देगा, इराक दे देगा, तो हम लोग को ध्यान में रखना है ईरानी शासक डेरियस प्रथम के द्वारा जो है आक्रमण सर्वप्रथम किया गया था। यहाँ ध्यान भी रखना है मेन पॉइंट के रूप में, भारत पर सर्वप्रथम ईरानियों या फारसी ईरानियों के द्वारा जो है आक्रमण किया गया। इसके बाद जो आते हैं यूनानी, आपको यूनानी और ईरानी दोनों ऑप्शन रहेगा और ये लोग यूनानी और ईरानी में
कंफ्यूज होते हैं तो हम लोग को ध्यान में रखना है, पहले ईरानी को याद रखना है, उसके बाद जो आए थे वह यूनानी आए थे। तो इस पॉइंट को जो है ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद जो है ना, हम लोग को प्राचीन इतिहास के स्रोत का जो है जानकारी मूर्ति कला से भी कुछ कुछ मिल जाता है। मूर्ति कला से क्या संबंधित है? मूर्ति कला से हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति कला का निर्माण शुरू हो गया था। हम लोग जान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से भी मूर्ति का प्रमाण मिला है, तो यानी कि मूर्ति का जो है जानकारी हम लोग को हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद कुषाण काल में मूर्ति कला का अधिक विकास हुआ और गुप्त काल में जो है इसका सर्वाधिक विकास हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्ति कला का विकास किस काल में हुआ, तो कुषाण काल में मूर्ति कला का विकास हुआ। सबसे अधिक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह गुप्त काल में हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपको आ रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, गंधार कला। यह हर एग्जाम में पूछ लिया गया है, कितना बार पूछा गया है उसका कोई गारंटी नहीं। बिहार दरोगा में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, बिहार पुलिस में पूछा गया है और बिहार एसएससी में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, फिर बीपीएससी का क्वेश्चन उठाइए तो देखिए पता चलेगा। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। गंधार कला जो यह वर्तमान में जो है पाकिस्तान में, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गंधार राज्य की राजधानी तक्षशिला है। इस क्षेत्र में जिस कला का उद्भव या विकास हुआ उसे गंधार कला कहा गया है। और इसमें याद हम लोग को क्या रखना है, तो यह पॉइंट को याद रखना है, हिंद प्लस यूनानी या ग्रीक। हिंद प्लस यूनानी या ग्रीक के मिश्रण को जो है दोस्तों गंधार कला के नाम से हम लोग जानते हैं। तो गंधार कला का जन्म किससे हुआ, तो हिंद प्लस यूनानी या हिंद प्लस ग्रीक के मिश्रण से जो है गंधार कला का जो है जन्म हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति सर्वप्रथम गंधार कला के अंतर्गत बनाया गया, जो यूनानी देवता अपोलो के समान था। आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति जो है किस कला के अंतर्गत बना था, तो यह गंधार कला के अंतर्गत हो जाएगा। और उसके बाद आता है मथुरा कला, जो कि यह पूर्ण रूप से जो है ना दोस्त, गंधार कला पूर्ण रूप से विदेशी था और यह मथुरा कला जो है पूर्ण रूप से जो है देशी था, स्वदेशी था। तो गंधार कला और मथुरा कला का अधिक विकास जो है कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास मथुरा कला और गंधार कला का विकास हुआ था। तो गंधार कला जो था वह विदेशी कला था और मथुरा कला जो है देशी स्वदेशी कला था। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चित्रकला। मूर्ति कला के समान ही चित्रकला से भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, जिससे कुछ चित्रकला प्रमुख है। जैसे इंपॉर्टेंट है अजंता की गुफा, अजंता की चित्रकला। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद, दोस्तों इसी के आसपास हम रह रहे हैं, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। यहाँ कुल 29 गुफा था, जिससे वर्तमान में अभी 6 गुफा ही सुरक्षित है। उसके बाद इसमें 6 गुफा में 1, 2, 9, 10, 16, 17 जो है मेन रूप से सुरक्षित है। गुफा संख्या 16 और 17 को जो है गुप्तकालीन माना गया है। गुफा संख्या 16 और 17 को गुप्तकालीन गुफा माना गया है। प्रारंभ में सातवाहन वंशों के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और सबसे अधिक विकास जो है गुप्त काल में इसका हुआ। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में सातवाहन किस शासक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, तो सातवाहन वंश के द्वारा इस गुफा का निर्माण करवाया गया, लेकिन सबसे अधिक विकास जो है गुप्त काल के शासक काल में हुआ था। नेक्स्ट जो कि याद रखना है हम लोग को, यह जातक कथा पर आधारित चित्रकला है और यह बौद्ध धर्म की महान शाखा से संबंधित है। अजंता की चित्रकला आपसे पूछा जाए कि किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से जो है यह संबंधित है। हम लोग को ध्यान में रखना है बौद्ध धर्म के महान शाखा। उसके बाद है गुफा संख्या 16-17। देखिए गुफा संख्या 16 में जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र दया का भाव प्रदर्शित करता है और गुफा संख्या 17 में जो है माता एवं शिशु का चित्र महत्वपूर्ण है, जिसको चित्रणशला या चित्रणशला का, गुफा संख्या 17 को जो है चित्रणशला कहा गया है और इसी में जो है माता एवं शिशु का चित्र महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें चित्रणशला का, अगर पूछे आपसे तो गुफा संख्या 17 को चित्रणशला कहा गया है और मरणासन राजकुमारी का चित्र जो है गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्त, देख लीजिए एलोरा की चित्रकला। एलोरा की चित्रकला ये भी जो है महाराष्ट्र में है, यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में भी है और इसमें टोटल जो है 43 गुफा था, लेकिन 1990 में उत्खनन के बाद जो है टोटल 28 गुफा और मिली है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 71 गुफा है। दोस्तों यह सब पॉइंट समझने के लिए है, कहानी के रूप में समझिए इसको, लेकिन जहां जहां इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो यह राष्ट्रकूट से संबंधित है। आपसे सीधे पूछा जाएगा एलोरा की चित्रकला किस शासक से संबंधित है, तो राष्ट्रकूट शासक से संबंधित है। और यह सनातन धर्म, किस धर्म से अगर पूछेगा आपसे, तो सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी देखें कि अजंता की चित्रकला जो है बौद्ध धर्म से केवल संबंधित था, वही यहाँ पे अगर एलोरा की चित्रकला आपसे पूछा जाए तो
सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यह तीनों धर्म से जो है एलोरा की चित्रकला संबंधित है। तो हम लोग यही पॉइंट, 2 पॉइंट जो हैं एलोरा की गुफा से याद रखेंगे कि यह राष्ट्रकूट शासक से संबंधित है और सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलिफेंटा की चित्रकला। यह मुंबई से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम जो है धारा नगरी था। पुर्तगालियों ने एक पत्थर के विशाल हाथी की मूर्ति के कारण यहाँ पर इसको एलिफेंटा जो है द्वीप नाम रख, एलिफेंटा की चित्रकला या एलिफेंटा द्वीप नाम रखा था। और इसमें सबसे मेन पॉइंट हम लोग को क्या ध्यान रखना था, यह राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था। एलिफेंटा की चित्रकला जो है राष्ट्रकूट से संबंधित है या फिर राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था। और यह किस शासक से संबंधित था, किस धर्म से संबंधित था दोस्तों, तो शैव धर्म से संबंधित था। एलिफेंटा की गुफा आपसे बता दिया जाए, पूछ लिया जाए तो यह शैव धर्म से संबंधित, क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की मूर्ति, त्रिमूर्ति मिला है, इसीलिए जो है यह शैव धर्म का अनुयायी लोग यहाँ पे थे। शैव धर्म से संबंधित है एलिफेंटा। अगर एलोरा पूछ दिया जाए आपसे तो दोस्तों सनातन, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित है। और वही अजंता की चित्रकला आपसे पूछा जाए तो केवल बौद्ध धर्म से वह संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग बाघ की चित्रकला। दोस्तों यह मध्य प्रदेश में बाघ जिला, नर्मदा नदी के तट पर, धारा जिला, मध्य प्रदेश में धारा जिला में नर्मदा नदी का सहायक नदी बाघ नदी के किनारे बाघ नामक गांव में जो है स्थित है। इसमें कुल 9 गुफा है जो कि गुप्तकालीन गुफा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें मेन पॉइंट क्या है बाघ की चित्रकला में, यह चित्रकला बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। हमको मेन पॉइंट तो ये याद रखना है कि यह गुफा जो है बाघ की चित्रकला बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अब दोस्तों स्रोत में हम लोग कुछ सिक्का से भी हम लोग को जानकारी मिल जाता है। ये प्राचीन इतिहास का स्रोत सिक्का से प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिलता है, प्राप्त होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज को याद रखेंगे कि सिक्का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहले तो पॉइंट यही याद रखना है, सिक्का से अगर पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। फिर जो है भारत में सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया है, जिसको कि आहत या पंचमार्क कहा गया है। आहत या पंचमार्क जो है कहा गया है। देख लीजिए यहाँ पे 600 ईसा पूर्व में जो भगवान बुद्ध के समय जो चांदी का सिक्का जारी हुआ था उसको आहत या पंचमार्क को याद रखना। पंचमार्क इसलिए ना दोस्तों, एक पत्री रहता था सिक्का का, उस पर मोहर ऐसे मार दिया जाता, पंचमार्क कर दिया जाता था, इसीलिए उसको नाम जो है पंचमार्क था। साहित्य में इसको करसापन कहा गया है। चांदी का टुकड़ा होता था जिस पर पेड़ पौधे, चंद्र, सूर्य आदि की प्रकृति जो है अंकित था। इस पर तिथि, कर्म और शासक का नाम जो है नहीं देखा गया है इसमें। और सिक्का से रिलेटेड और हम लोग को क्या मेन पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना है दोस्त, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का, देखिए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का से पूछा जाए तो हिंद यूनानी ने जारी किया था। सर्वप्रथम लेख युक्त या तिथि कर्म और आकर्षक सिक्का, माने सुंदर सिक्का, तिथि कर्म जिस पर डेट अंकित हो, लेख ही कुछ लेख युक्त हो, माने अंकित हो उस पर, तो यह सब जो है हिंद यूनानी के द्वारा जो है जारी किया गया था। उसके बाद जो है सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासक ने जारी की थी। सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए सोने के सिक्का तो गुप्त शासक के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन यहीं पे पॉइंट है, कंफ्यूजन का पॉइंट है। अगर यहीं पे एक शब्द लगाएगा और आपका आंसर चेंज हो जाएगा। सबसे अधिक शुद्ध, केवल शुद्ध शब्द लगा दिया और आपका आंसर बदल जाएगा यहाँ पे। तो शुद्ध सोने का सिक्का जो है दोस्तों कुषाणों ने जारी किया था। सबसे अधिक सोना का सिक्का गुप्त शासक ने, और सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्का की बात करें तो यह कुषाण शासक ने जारी किया था। भारत में सीसा और प्रोटीन का सिक्का सर्वप्रथम सातवाहन ने जारी किया था। इसको भी ध्यान रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सीसा और प्रोटीन का सिक्का जो सर्वप्रथम सातवाहन के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट की बात करें हम लोग दोस्तों भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक से भी हम लोग को सभी अवस्था, कला, संस्कृति, तकनीकी के बारे में भी जानकारी मिलता है। जैसे राजप्रसाद, मंदिर निर्माण शैली, बिहार, स्तूप, चैत्य, अवशेष, इस सब से जो है भवन एवं स्मारक से इस सब के बारे में जानकारी हम लोग को मिल जाता है। इसमें मेन पॉइंट को याद रखना है राजप्रसाद, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला, दोस्तों यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी में, यह किस चीज का बना हुआ था राजमहल। 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद या राजमहल का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने अवशेष पर कुम्हार संग्रहालय में, अभी भी पटना राजेंद्र नगर के बगल में जो कुम्हार है वहां पे जाइएगा तो यह संग्रहालय म्यूजियम में जो है आपको 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद देखने को मिलेगा। इसकी सबसे खास बात क्या है कि यह लकड़ी का बना हुआ है। यही पॉइंट जो है पूछा गया है आपको बीपीएससी में। यह राजप्रसाद की तुलना जो है ना ईरान के राजधानी पारसीपोलिस से जो है इसकी तुलना किया गया है।
तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे राजप्रसाद से 2 पॉइंट याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था और यह लकड़ी का बना हुआ 80 स्तंभ वाला जो है राजप्रसाद या राजमहल था। फिर हम लोग आते हैं मंदिर निर्माण शैली। अब मंदिर निर्माण शैली की बात करें ना दोस्तों, इससे वास्तुकला या स्थापत्य कला के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की शैली को शामिल किया जाता है, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है याद रखना है हम लोग को, नागर शैली। तो नागर शैली जो कि वह उत्तर भारत में फैला हुआ जो था, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्य तक के, हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र में जो शैली फैली हुई थी उसको नागर शैली के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर भारत में यह प्रचलित था। तो उत्तर भारत में जितना भी मंदिर बना हुआ है ना, यह नागर शैली का उदाहरण है। जैसे जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, यह सब जो है नागर शैली का उदाहरण है दोस्तों। बेसर शैली में हम लोग को बस एक पॉइंट याद रखना है, महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर। महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर यह जो है विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में, यानी या यूं कहिए कि मध्य भारत के क्षेत्र में जो है इस शैली का विकास हुआ। तो बेसर शैली महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर जो है बेसर शैली से बना हुआ उदाहरण है इसका। फिर से द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में बना उसको द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं, जैसे कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र में यह। और इसकी खास बात जो कि पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा गया क्वेश्चन है गोपुरम, जिससे ऊंचे प्रवेश द्वार जिसका अर्थ होता है वो आपसे सीधे पूछ लिया गया है कि द्रविड़ शैली का मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता है गोपुरम, और विमान एक से ऊपर एक, माने एक के एक ऊपर मंजिल है गोपुरम में। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता है कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों और क्या पॉइंट है इसमें कि द्रविड़ शैली, देखिए और इसमें पॉइंट है दोस्त कि द्रविड़ शैली का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तंजौर या बृहदेश्वर मंदिर है द्रविड़ शैली का। और द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत के क्षेत्र में लोकप्रिय है, और भारत के सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। तो हम लोग ये सब पॉइंट को पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब आता है दोस्तों बिहार। बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। निवास स्थान कहिए या पूजा स्थल कहिए ना, सॉरी पूजा स्थल नहीं, यह बौद्ध भिक्षु का निवास स्थल होता था। इसी बिहार शब्द से आगे चल करके बिहार शब्द का जन्म हुआ। दोस्तों पहले विहार था, व से लिखा था व से, लेकिन अब जो हम लोग लिखते हैं बिहार से, व से लिखते हैं। तो शब्द का जो है क्रम बदलते रहता है। जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि बिहार में गया का नाम गए बदल कर गया जी कर दिया गया है। तो उसी तरह पहले बिहार था, विहार था, अब जो है बिहार कर दिया गया है। तो आगे चलकर जो बिहार शब्द का जन्म यही बिहार से हुआ था, जो अपना बिहार स्टेट है। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म से सर्वप्रथम शिक्षा का कार्य, देखिए इसी बिहार में जो है शिक्षण, बौद्ध धर्म के लोग जो है शिक्षा का भी कार्य किया करते थे। बिंबिसार ने बेलूवन महाविहार और जेत कुमार ने जेतवन महाविहार का जो है निर्माण करवाया था। इसमें मेन पॉइंट को हम लोग को याद रखना है, विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, इसका निर्माण राजा तक्ष ने करवाया था। चाणक्य जैसे व्यक्ति तक्षशिला के में जो है अध्ययन किए और कालांतर में यहाँ के प्राचार्य भी बने थे। तो इसको पॉइंट को ध्यान रखना है। भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है विख्यात है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, यह पॉइंट पूछा गया है। बौद्ध दर्शन के लिए महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विख्यात है? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात है। इसको पॉइंट को पूछा गया है, ध्यान में रखना है। फिर आपको आता है दोस्त कि भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विश्वशिला विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। दोस्तों यही सब पॉइंट जो है बिहार से रिलेटेड है, और यही चीज पूछा जाएगा तो हम लोग को लगता है कि बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह सब एंशिएंट के साथ साथ जो है बिहार भी हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। नाम सुने होंगे आप लोग नाम सुने होंगे कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो कि तुर्क मुसलमान था, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय दोनों को जो है तोड़ दिया था और आग के हवाले कर दिया था। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ध्वस्त किसने किया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अगर यह ऑप्शन में नहीं रहेगा तो तुर्क मुसलमान दे सकता है ऑप्शन में। तो दोनों पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब आते हैं दोस्त स्तूप पर चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद इनके पार्थिव शरीर को 8 भागों में विभाजित किया गया और अर्धचंद्राकार का स्तंभ ईंट के द्वारा जो है निर्मित किया गया। अर्धचंद्राकार का स्तंभ ईंट के द्वारा निर्मित किया गया। और बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य वंश के शासक अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था, जिसको कि शुंग वंश के शासक
पुष्यमित्र शुंग ने जो है ध्वस्त करा दिया था। तो हम लोग को यह भी पॉइंट याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के 84,000 स्तूप को जो है ध्वस्त करवा दिया था। ध्यान में रखना है पुष्यमित्र शुंग को। कुछ प्रसिद्ध स्तूप निम्नलिखित है, जैसे सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, राजगीर का स्तूप। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इधर, तो चंपारण में है अपना बिहार में कौन सा स्तूप है, तो दोस्तों केसरिया का स्तूप। देखिए यह पूर्वी चंपारण बिहार का स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है, जो केसरिया का स्तूप, इसको ध्यान में रखना है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। उसके बाद जो है दोस्त, उसके बाद है कि देख लीजिए यहाँ पे, जापान की सरकार की सहायता से राजगीर में विश्व शांति स्तूप, अगर विश्व शांति स्तूप की बात करें आपसे तो यह कहाँ है, तो राजगीर में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। और विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप आपसे पूछा जाए तो दोस्त केसरिया का स्तूप, जो कि पूर्वी चंपारण में है। उसके बाद आपसे पूछेगा चैत। चैत क्या था, यह बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बौद्ध धर्म का पूजा घर या पूजा स्थल को जो है चैत कहा गया है। कई स्तंभ पर निर्मित बहुत बड़ा कमरा होता था, जो कि चारों तरफ से खुला हुआ होता था। बौद्ध भिक्षु यहीं पर साल में एक बार उपस्थ का जो है पाठ करते थे, जिसको पति मुख भी कहा गया है। उसके बाद है दोस्त अवशेष। अवशेष के बारे में हम लोग को क्या जानकारी है, तो भारत के विभिन्न स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर भी जो है प्राचीन भारत के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। जैसे हस्तिनापुर की खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर जो है यह कहा जाता है कि 900 बीसी से लेकर के जो है 850 बीसी के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत का युद्ध की चर्चा जो है 900 बीसी से 850 बीसी के बीच जो महाभारत युद्ध का चर्चा हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्त की पांडिचेरी, जिसको कि अरिकामेडु, पांडिचेरी के अरिकामेडु से रोमन सिक्का, रोमन मृदभांड, रोमन बस्ती, रोमन साक्ष्य और रोम के सम्राट अगस्टस की जो है मूर्ति प्राप्त हुआ है। अगस्टस की मूर्ति प्राप्त हुआ है, जो स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था। भारत और प्राचीन काल में जो दोस्त भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था, यह स्पष्ट करता है। और इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत से हम लोगों को जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो है मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, साहित्यिक स्रोत। दोस्तों यह अभी पढ़े थे हम लोग पुरातात्विक स्रोत, अभी है साहित्यिक। कुछ पुस्तक, कुछ साहित्य इस प्रकार है जिससे हम लोग को कुछ अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ बौद्ध ग्रंथ है, कुछ जैन धर्म ग्रंथ है, उसके बाद आपको कुछ विदेशी ग्रंथ है, इससे भी हम लोग को भी जो है जानकारी कुछ इतिहास के बारे में मिल जाता है। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत में धार्मिक ग्रंथ है और धर्म से इतर या लौकिक ग्रंथ, दो भागों में इसको जो है बांट दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि धार्मिक ग्रंथ। अब धार्मिक ग्रंथ में क्या क्या है इसको देख लीजिए एक नजर। ब्राह्मण ग्रंथ तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, सूत्र, साहित्य, स्मृति, पुराण। और बौद्ध धर्म में हम लोग बौद्ध धर्म को दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक है पाली भाषा में, दूसरा है संस्कृत भाषा में। तो आपसे पूछा जाएगा त्रिपिटक, जातक, अंगुत्तर निकाय, मिलिंद पन्हो, दीपवंश या महावंश किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में। और इसी में बौद्ध धर्म का जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया दिव्यावदान, महावस्तु, ललित विस्तार और आर्य मंजूश्री कल्प, यह जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद है जैन धर्म। जैन धर्म का कुछ ग्रंथ है आगम, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र, और उसके बाद उवास गद्दसाव, परिशिष्ट पर्व। यह सब जो है ना साहित्यिक ग्रंथ है, जिससे हम लोग को जो है भारतीय इतिहास के बारे में के स्रोत के बारे में जो है हम लोग को जानकारी मिल जाता है। तो दोस्तों इसको अब हम जो है एक एक पॉइंट करके, छोटा छोटा पॉइंट जो भी ऊपर में देखे हैं सबको देखेंगे। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पहले तो यही है कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है। फिर हम लोग बात करते हैं वेद का। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, ये ध्यान रखना है। परंपरा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मौखिक उपदेश ऋषि मुनियों को दिया था, और इन लोगों ने उनका प्रचार प्रसार किया, और महर्षि वेद व्यास ने इन मौखिक धर्म उपदेश को ग्रंथ के रूप में संग्रहित किया, और वेद के रचनाकार के रूप में या संकलनकर्ता के रूप में महर्षि वेद व्यास को माना गया। तो दोस्तों यह बिहार एसआई में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास। बस यही पॉइंट यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को याद रखना है कि वेद को अपौरुषेय या संहिता या श्रुति भी कहा गया, जिसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह। ईश्वर की आराधना के समय जो है ऋग्वेद के मंत्र का स्तुति पाठ किया जाता है। इस वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त,
यानी सूक्त बोलते हैं मंत्रों का संग्रह, मंडल मतलब भाग, और 10,600 मंत्रों का संग्रहित है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? तो ऋग्वेद है। 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, 1 से 10 मंडल सबसे 1 से 10वां मंडल तक जो है बाद में जोड़ा गया है, अर्थात यह सबसे नया है। 8 से 9वां मंडल, 8वां और 9वां मंडल को मध्य मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों 2 से 7 सबसे प्राचीन है, 1 और 10 मंडल जो है 1 और 10 मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, और 8वां और 9वां मंडल को मध्य मंडल के नाम से हम लोग याद रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल जो है पुरुष सूक्त, यह पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र या वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस सूक्त के यानी कि पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, और सर्वप्रथम शूद्र या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो है 10वें मंडल में मिल जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद के 9वां मंडल के बाद। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ऋग्वेद के 9वां मंडल में भगवान सोम के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, यहाँ पर जो कि सोमदेव भगवान, ऋग्वेद का 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। ध्यान रखना। ज्ञात्री मंत्र जो है ना दोस्तों ऋग्वेद से लिखा गया है, और यह 3रा मंडल में है, और इसके लेखक जो है विश्वामित्र। ऋग्वेद के लेखक विश्वामित्र, और वेद व्यास जो है वेद के रचयिता वेद व्यास, ध्यान रखना है हम लोग। और विश्वामित्र हो जाएगा किसके रचयिता? ज्ञात्री मंत्र के रचयिता जो हो जाएंगे विश्वामित्र। फिर हम लोग बात करते हैं ज्ञात्री मंत्र सविता या सावित्री को समर्पित है, जो कि सूर्य देवता जिसको बोलते हैं। ज्ञात्री मंत्र सावित्री को समर्पित है, हम लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हम लोग ध्यान रखेंगे ज्ञात्री मंत्र जो है सावित्री या सविता को समर्पित है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखेंगे सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद मतलब गान होता है, इसका शाब्दिक अर्थ गान होता है, अर्थात ईश्वर की आराधना के समय वेद के मंत्रों को गीत के रूप में गाया जाता था। इसकी कुल जो है 1549 मंत्र में से 75 के अतिरिक्त सभी जो है ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में कुल जो है 1549 मंत्र है, जिसमें 75 के अलावा सभी मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। तो भारतीय संगीत का जन्म जो है हम लोग सामवेद से जानते हैं हम लोग कि भारतीय संगीत का जन्म जो है सामवेद से हुआ है। फिर यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद यह है यजुस शब्द से बना है, यह यजुस शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है यज्ञ होता है। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है, अर्थात यज्ञ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख इस वेद से है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसके 2 मुख्य भाग हैं। यह जो है दोस्त सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में है। यह एकमात्र वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। देखिए गद एवं पद जो है दोनों में, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को दोस्त वेद त्रय के नाम से जानते हैं हम लोग। वेद त्रय कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और सबसे बाद का जो वेद आता है दोस्त अथर्ववेद, यह सबसे नया का वेद है, अर्थात सबसे बाद में लिखा गया था। कुछ विद्वानों ने इस वेद की श्रेणी में अथर्ववेद को नहीं रखा है। ऋग्वेद की रचना 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच हुआ था। उसके बाद जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना 1000 BC से लेकर के 600 BC के बीच हुआ था। और अथर्वा ऋषि ने इस वेद को लिखा, इसलिए अथर्ववेद जो है नाम पड़ गया इसका। अथर्ववेद का जो है नाम अथर्वा ऋषि के द्वारा जो है के नाम पर रखा गया। ऋषि अंगरीष ने सहयोग किया, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वा अंगरीष वेद भी कहा जाता है। यह 40 कांड, 431 सूक्त और लगभग 6000 मंत्रों में संग्रहित है, जिसमें जादू टोना, जंतर मंतर और वशीकरण, रोग निवारक, औषधि के रूप में वर्णन है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जितना अभी वर्तमान में देख रहे हैं सबका उल्लेख अथर्ववेद में जो है कर दिया गया है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, यहाँ पे यह मेन पॉइंट हो जाएगा अथर्ववेद से। अथर्ववेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में जो है उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद के सर्वप्रथम हम लोग का उल्लेख किस साम्राज्य के बारे में? तो मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में जो है उल्लेख अथर्ववेद में हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो देख लीजिए ब्राह्मण वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है, जिसमें यज्ञ से संबंधित क्रम कांड का वर्णन किया गया है। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। अब सभी
ब्राह्मण जो है ना दोस्त, वेद को अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ का रचना किया गया है, जिसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांड का वर्णन किया गया है। सभी वेद के अपने अपने जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे अरण्यक, अरण्यक इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? वन होता है। अरण्यक यह पूछा गया है, यह बिहार दरोगा में पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया कि इसका अर्थ क्या था। तो अरण्यक का मतलब इसका शाब्दिक अर्थ वन होता है, अर्थात वैसा ग्रंथ जिसका अध्ययन वन में या शांति माहौल में किया गया है उसको अरण्यक कहा गया है। इसकी संख्या कितनी है? 7 है। अथर्ववेद का अरण्यक ग्रंथ नहीं है दोस्तों, अथर्ववेद का अरण्यक ग्रंथ नहीं है, हम लोग को ध्यान में रखेंगे, जो कि अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। उसके बाद है उपनिषद। यह वेद का अंतिम भाग है, इसलिए वेदांग भी कहा गया है। यह वेद का जो है सबसे अंतिम भाग है, इसलिए इसको वेदांग भी कहा गया है। यह 2 भागों के मेल से उप प्लस निषद से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान की प्राप्ति करना। नेक्स्ट है, देख लीजिए इसमें कि नेक्स्ट क्या है। देखिए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ जीवन, उसके बाद इसकी कुल संख्या देख लीजिए। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? तो उपनिषद, उपनिषद की कुल संख्या कितना है यह पूछ लिया गया है। 108 है। उपनिषद कुल है 8, जिसमें 10 महत्वपूर्ण है, जिसमें ब्रह्म सिद्धांत रहस्यों से भरी बात, जीवन और मृत्यु, यमराज के बारे में जो उल्लेख मिलता है। सबसे बड़ा उपनिषद का नाम जो है ना बृहदारण्यक उपनिषद आता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक को याद रखना है, और इसकी संख्या कितना है तो 108 संख्या है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद जो है दोस्तों मांडुक्य उपनिषद है। उसके बाद है यहाँ पे मेन पॉइंट, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सतमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया, सब कोई जान रहे होंगे। नेक्स्ट है कठोपनिषद। यमराज और नचिकेता के संवाद का उल्लेख जो है कठोपनिषद में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, बीपीएससी में भी और बिहार दरोगा में भी। तो हम लोग याद रखेंगे इसको, कठोपनिषद को। यमराज और नचिकेता के संवाद का उल्लेख जो है कठोपनिषद में दिया गया है। उसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक के दरबार में गार्गी ने पराजित किया था। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो है याज्ञवल्क्य ऋषि को राजा जनक के दरबार में गार्गी जो के द्वारा जो है पराजित किया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यह जावलो उपनिषद, जिसमें सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4 आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम जावलो उपनिषद में मिलता है, ध्यान रखना है। उदाहरण ब्रह्मचर्य आश्रम गिरह। दोस्तों यह 1717 जब एग्जाम हुआ था ना, 1717 वैकेंसी वाला जो फर्स्ट बार बीपीएससी आयोग के द्वारा लिया गया था, उसमें यह पूछा गया है। इसमें 4 आश्रम के बारे में पूछा गया, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसका जो मिलाने के लिए दिया गया था और इसमें एज दिया गया था। तो दोस्तों इसमें एज की बात करेगा तो क्या होगा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ना दोस्त, आपके जीवन से लेकर के 25 वर्ष तक आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पालन करिए ब्रह्मचर्य का पालन 0 से 25 वर्ष तक। उसके बाद 25 वर्ष जैसे ही होगा ना, तो आप शादी ब्याह करिए और गृहस्थ जीवन में व्यतीत हो जाइए। फिर यह 25 से लेकर के 50 वर्ष तक चलता था। फिर जब आपका 50 वर्ष हो गया, तो फिर आप गृह को त्याग कीजिए और चले जाइए कहाँ पे? वनप्रस्थ, यानी कि जंगल में जाइए, वहां पे बिताइए, अपना जीवन यापन कीजिए। तो यह 75 साल तक चलता था, और 75 साल से 100 साल तक जो है दोस्त, यह सन्यासी जीवन बन के आप कहीं बाहर में जाकर के आश्रम अपनाइए। तो यही डेट, यह जो है एज के अनुसार मिलाने के लिए पूछा गया था 1717 दरोगा में। 1717 वैकेंसी जो आया था 2018 में, उसमें यह पूछा गया था। तो हम लोग को छोटा छोटा पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब हम चर्चा करते हैं दोस्त वेद, उपवेद, ब्राह्मण और पुरोहित। देखिए यह दिया गया है, वेद है, उसके उपवेद कौन है, फिर उसके ब्राह्मण कौन है और पुरोहित कौन है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है सब पॉइंट को, यह पूरा खाम को याद रखना है। ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद कौन हो जाएगा? तो आयुर्वेद हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आयुर्वेद और धनुर्वेद में। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है? हम लोग को क्या ध्यान रखना है? ऋग्वेद के उपवेद में हो जाएगा यजुर्वेद, फिर सामवेद के गंधर्ववेद और यजुर्वेद के धनुर्वेद। यजुर्वेद के धनुर्वेद ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद के उपवेद कौन है, तो धनुर्वेद हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अथर्ववेद के जो है उपवेद शिल्पवेद है। तो हम लोग को ध्यान रखना है ऋग्वेद के अर्जुवेद, ऋग्वेद के जो हो जाएगा दोस्त अर्जुवेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का जो है शिल्पवेद हो जाएगा।
हम लोग को उपवेद ध्यान रखना है। फिर उपवेद के बाद हम पढ़ेंगे इधर तो ब्राह्मण आ जाएगा। तो दोस्तों ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? तो ऐत्रेय एवं कौस्तिकी। ऐत्रेय एवं कौस्तिकी जो है ब्राह्मण ग्रंथ है किसका? तो ऋग्वेद का। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएगा दोस्त? तो ऐत्रेय एवं कौस्तिकी। फिर जो है सामवेद, सामवेद का कौन हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ? ब्राह्मण तो पंचविंश एवं तांडव, पंचविंश एवं तांडव जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें हम तो शतपथ एवं तैत्तिरीय, शतपथ एवं तैत्तिरीय जो है, शतपथ एवं तैत्तिरीय यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। वही हम अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ का नाम आता है, अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ है, तो ध्यान रखना है। फिर पुरोहित को भी ध्यान रखना है दोस्तों, पुरोहित को पहले याद रखना है, उसका उपवेद को ज्यादा ध्यान रखना है। ऋग्वेद के पुरोहित हम लोग जान रहे हैं होत्री, ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता है। उसका सामवेद के, सामवेद गंधर्व वेद, यानी कि सामवेद मतलब गाना, तो जो गाना गाता होगा तो इसीलिए पुरोहित को उद्गाता कहा गया, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के आधार्य, अर्जुवेद नाम से देखिए स्पष्ट है, नाम से यजुर्वेद के आधार्य। और अथर्ववेद के जो हो जाएगा ब्रह्म, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा गया है, यजुर्वेद के पुरोहित को आधार्य कहा गया है, सामवेद के उद्गाता कहा गया है, और ऋग्वेद के दोस्त होत्री कहा गया है। तो यही था दोस्त, इससे वेद से रिलेटेड जो है पूरा खाम को हम लोग को याद रखना है। वेदांग, अब पढ़ेंगे वेदांग। वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए और व्याकरण के दृष्टिकोण से जो है शुद्धिकरण के लिए इन ग्रंथों की रचना किया गया। इनकी संख्या कितना है? 6 है। दोस्तों आपसे पूछा जाए वेद की संख्या कितना है, अगर वेद की बात करें तो दोस्त 4 हो जाएगा, और वेदांग की जब बात करते तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अब 6 वेदांग में कौन कौन है, तो यह भी कभी कभी आपसे ऑप्शन के अनुसार पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना है हम लोग 6 वेदांग में शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष एवं व्याकरण। ध्यान रखना है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद एवं छंद, ज्योतिष एवं व्याकरण। शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया और व्याकरण हो गया। 6 वेदांग है। वेद कितना है तो 4, और वेदांग कितना है? 6। उसके बाद गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया था। दोस्तों ध्यान रखना हम लोग, कल्प की रचना किसने किया था? जो कि वेदांग का हिस्सा है कल्प, इसकी रचना जो है गौतम ऋषि के द्वारा किया गया। उसके बाद यास्क महोदय, यास्क महोदय के द्वारा निरुक्त की रचना किया गया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। दोस्तों ये सब अभी तक नहीं देखा गया है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम लोग एक नजर देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट की बात, क्वेश्चन की बात आएंगे तो भारत की सर्वप्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी कितना बार पूछ लिया गया है दोस्तों। अष्टाध्यायी के लेखक के बारे में पाणिनि हम लोग सब कोई जान रहे हैं। सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य से प्राचीन काल में जो है सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी हम लोग को मिल जाता है, जिसकी संख्या कितनी है? 3 है सूत्र साहित्य। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, 3 जो सूत्र साहित्य है वो कौन कौन है, तो गृह सूत्र, स्रोत सूत्र और धर्म सूत्र। ये सब क्वेश्चन नहीं देखा गया है दोस्तों, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं अपना जानकारी के लिए। शुल्भ सूत्र, यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। शुल्भ सूत्र, इस ग्रंथ में सर्वप्रथम यज्ञ वेदी एवं हवन कुंड या अग्नि कुंड के जो है निर्माण विधि का उल्लेख किया गया है। शुल्भ सूत्र जो है इस ग्रंथ में सर्वप्रथम यज्ञ वेदी, हवन कुंड या अग्नि कुंड का निर्माण जो है विधि का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखना है हम लोग को, हवन कुंड या अग्नि कुंड का उल्लेख किसमें किया गया है, तो शुल्भ सूत्र में, शुल्भ सूत्र में जो है किया गया है, या यज्ञ वेदी भी उसको बोलते हैं। फिर हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय रेखा, भारतीय रेखा गणित का जो है सर्वप्रथम शुल्भ सूत्र से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों देख लीजिए, भारतीय रेखा गणित का जो है प्रारंभ शुल्भ सूत्र से माना गया है। उसके बाद महाकाव्य की चर्चा करते हैं। महाकाव्य की संख्या हम लोग जान रहे हैं 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें कूटनीति, राजनीति, कौरव पांडव का युद्ध का विस्तार पूर्वक जो है वर्णन मिल जाता है। उसके बाद महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, इसलिए जो है महाभारत को 18 पर्व या भाग के रूप में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्त, इसमें प्रारंभ में 8800 श्लोक था। तब तक जय संहिता, तो यानी कि महाभारत का पुराना नाम जो है दोस्त जय संहिता, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। श्लोकों की संख्या जो है 1 लाख बढ़ के जब हुआ तब इसको जो है महाभारत कहा गया है। जिस प्रकार वेद का रचनाकार वेद व्यास को माना जाता है, उसी प्रकार महाभारत का रचनाकार जो है वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत का रचनाकार वेद व्यास और वेद का भी रचनाकार वेद व्यास है। अकबर के समय में महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा, फारसी भाषा में जो है रज्मनामा नाम से जो अनुवाद करवाया गया था अकबर के आदेश पर। महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा नाम से जो है
अनुवाद करवाया गया। उसके बाद दूसरा महाकाव्य हम लोग का रामायण है। यह वाल्मीकि की रचना है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था और यह 7 कांडों या भागों में विभाजित है, जिसमें नैतिक विचारों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है किया गया है। प्रारंभ में इसमें 600 श्लोक था, बाद में बढ़कर जो है 1200 हो गया और अंत में बढ़कर जो है 6,000 से श्लोक 12,000 हुआ, 12,000 से 24,000 हो जाता है। अकबर के आदेश पर दोस्तों रामायण को अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा जो है इसका अनुवाद का फारसी भाषा में जो है करवाया गया था। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा जो है इसका अनुवाद फारसी में करवाया गया था रामायण का। भारत से बाहर सर्वप्रथम रामायण का अनुवाद जो है विदेशों में चीन में हुआ था। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से भी हम लोग जानते हैं। स्मृति, अब देखिए स्मृति ग्रंथ से भी हम लोग को प्राचीन काल के सभी अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। जैसे मनु स्मृति की चर्चा करें हम, तो मनु स्मृति भारत की पहली कानून की पुस्तक है। मनु स्मृति पहली कानून की पुस्तक जो है वह मनु स्मृति है। मनु स्मृति भारत की सबसे प्राचीन स्मृति है। याज्ञवल्क स्मृति भारत की दूसरी सबसे प्राचीन स्मृति है। प्रथम की बात करें तो मनु स्मृति सब कोई जान रहे हैं। अगर दूसरा आपसे पूछ लिया जाए तो याज्ञवल्क स्मृति का नाम आता है। उष्णम स्मृति, सर्वप्रथम कायस्थ जाति का जो है उल्लेख, कायस्थ जाति के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख जो है उष्णम स्मृति में मिलता है। उसके बाद है दोस्त पुराण से हम लोग को क्या याद रखना है, तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार पुराणों को शामिल किया जाता है। लोमहर्ष ऋषि और उग्रवा ऋषि ने इसकी रचना किया था, जिसकी संख्या 18 है। जिसकी संख्या पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा, 18। पुराणों के उपभागों की संख्या जो है 18 है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलता है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी जो है मत्स्य पुराण से मिलता है, जो कि सबसे प्रामाणिक और प्राचीन है। उसके बाद है दोस्तों धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। देख लीजिए, यह बौद्ध धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक का पहले नाम आता है। बौद्ध धर्म का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक सीधे पूछेगा आपसे, त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से है। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश मौखिक रूप से दिया था 483 ईसा पूर्व में। इसके संकलनकर्ता के रूप में जो उपदेश दिए उन्हीं को जो है संग्रहित किया गया, जिसकी संख्या 3 है। मृत्यु के बाद मौखिक उपदेश को संग्रहित किया गया, इसकी संख्या 3 है। जैसे विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के शिष्य उपाली के द्वारा जो है विनय पिटक की रचना किया जाता है प्रथम बौद्ध संगीति में। इसको बौद्ध धर्म का संविधान कहा जाता है। दोस्तों जैसे मिनी संविधान या बौद्ध धर्म का संविधान, इसमें नियम कानून होगा, इसीलिए बौद्ध धर्म का जो है संविधान कहा गया है। बौद्ध धर्म को कैसे चलाना है, बौद्ध धर्म को क्या करना, प्रशासन मतलब एक तरह से नियम कानून बौद्ध धर्म का जो है विनय पिटक में दिया गया, जिसकी रचना उपाली के द्वारा किया गया प्रथम बौद्ध संगीति में। ध्यान रखना है ऐसा पॉइंट। फिर से विनय पिटक के बारे में हम पता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून का उल्लेख जो है यह विनय पिटक, हम पहले बता दिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित नियम कानून का उल्लेख जो है विनय पिटक में किया गया है। विनय पिटक का भाग महावग को बौद्ध धर्म का विनय पिटक का लघु संविधान कहा है। महावग एक व्यक्ति है, एक इतिहासकार है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का जो है संविधान कहा है। बौद्ध धर्म का या विनय पिटक का लघु संविधान कहा है। देख लीजिए। उसके बाद है दोस्तों सूत पिटक, इसकी भी रचना जो है प्रथम बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा। दोस्तों याद रखना, विनय पिटक उपाली के द्वारा और सूत पिटक जो है आनंद के द्वारा रचना किया गया था, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का या सिद्धांतों का जो है उल्लेख किया गया है। अभिधम पिटक जो है, इस पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुआ था, जिसकी रचना जो है मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया जाता है। यह बौद्ध धर्म का दर्शन है, ध्यान रखना है हम लोग को। यह बौद्ध धर्म का जो है दर्शन है अभिधम पिटक। जातक, अब आते हैं हम लोग जातक। देख लीजिए जातक, इस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म का जो है उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार भगवान बुद्ध ने 550 बार जन्म ले लिया है और एक बार और जो है मैत्रेय के नाम से भगवान बुद्ध का जन्म होगा। नेक्स्ट है मिलिंद पन्ह। इसका शाब्दिक अर्थ मिलिंद का प्रश्न होता है। मिलिंद एवं मिनांडर जो कि यूनानी शासक था, मिलिंद एवं मिनांडर के द्वारा जो है शासक, जिसको नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, इन दोनों के प्रश्न और उत्तर। मिलिंद पन्ह जो कि मिनांडर यूनानी के शासक था, मिनांडर और नागसेन के द्वारा जो प्रश्न उत्तर का संग्रह होता है, जिसको मिलिंद पन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं।
यह पाली भाषा में जो है लिखा गया। अंगुत्तर निकाय दोस्तों, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 16 महाजनपद बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख किया गया है। दीपवंश एवं महावंश दोस्तों, यह अशोक के द्वारा जो श्रीलंका भेजा गया था उसके पुत्र और पुत्री को, उसी का उल्लेख जो है इसमें दीपवंश एवं महावंश में किया गया है। तो श्रीलंका के प्राचीन राजधानी अनुराधापुरम में जो है दीपवंश एवं महावंश की रचना किया गया था श्रीलंका में। इससे पता चलता है कि अशोक के, देखिए यहाँ लिखा गया है, इससे पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। महावंश के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था। दोनों ग्रंथों से मौर्य वंश और श्रीलंका के राजवंश के बारे में जानकारी मिलता है। दिव्यावदान, दिव्यावदान से इस ग्रंथ से मौर्य वंश के बारे में जो है अशोक को धर्म के अपनाने के, बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में जो है जानकारी मिलता है। महावस्तु, महावस्तु इस वस्तु से, इस ग्रंथ से भी मौर्य वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी जो है प्राप्त होती है। ललित सागर, देखिए ललित विस्तार, जिसमें बौद्ध धर्म के उत्थान एवं पतन के बारे में जो है जानकारी मिलता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, मौर्य वंश का आर्य मंजूश्री मूलकल्प, मौर्य वंश तथा बौद्ध धर्म के पतन के बारे में जो है जानकारी इस ग्रंथ से हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों है जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म के बारे में। देखिए जैन धर्म ग्रंथ, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में जैन धर्म ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश ग्रंथ प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में जो है लिखा गया है, जिसका संक्षिप्त वर्णन जो है निम्नलिखित है, यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। आगम, यह जैन धर्म ग्रंथ है। जैन धर्म ग्रंथ का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसका जो है शाब्दिक अर्थ सिद्धांत होता है। आगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्त? सिद्धांत होता है। यह 12 अंग या 12 उपांग या भाग, अंग को भाग कहा गया है, 12 अंग या 12 उपांग या उपभाग में जो है विभाजित किया गया है, जिसको कि 14 पूर्व कहा गया है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आगम को और किस नाम से जाना गया है? 14 पूर्व, जो कि यह जैन धर्म के ग्रंथ है। उसके बाद है भगवती सूत्र। दोस्तों जैसे कि हम लोग चर्चा किए हैं अभी, अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार ठीक भगवती सूत्र जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान महावीर के जीवन चरित्र के बारे में हम लोग को उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में, और इसी में जो है 16 महाजनपद का यह जैन धर्म ग्रंथ है। और एक अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसी में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है दोस्त अचरांग सूत्र। इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित नियम का उल्लेख किया गया है। जैसे बौद्ध धर्म में विनय पिटक में नियम कानून का उल्लेख किया गया था, उसी तरह अचरांग सूत्र में जो है जैन धर्म के नियम कानून का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है उवासगदसाओ। इस ग्रंथ में जो जैन व्यापारी के जीवन चरित्र के बारे में जो है उल्लेख मिलता है। जैन व्यापारियों के जीवन चरित्र के बारे में उवासगदसाओ, देखिए दोस्तों उवासगदसाओ यह जैन ग्रंथ है, और इसमें जो है ना जैन व्यापारी के जीवन चरित्र का जो है वर्णन मिलता है। जैन धर्म भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यापारी वर्ग में हुआ था। सबसे अधिक जो है लोकप्रिय व्यापारी वर्ग में जो है यह जैन धर्म ग्रंथ हुआ था। जैन धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय व्यापारी लोकप्रिय जो हुआ था ना दोस्तों जैन धर्म, वह सबसे अधिक व्यापारी वर्ग में हुआ था। उसके बाद है प्रशिष्ट पर्व। इस ग्रंथ में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उसके धार्मिक गुरु भद्रबाहु। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु की अगर बात करें तो भद्रबाहु, और राजनीतिक गुरु की बात करें तो कौटिल्य चाणक्य का हम लोग नाम जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और उसके धार्मिक गुरु भद्रबाहु के बारे में जो है उल्लेख हम लोग को परिशिष्ट पर्व में किया गया है। अब है धर्मेतर ग्रंथ। धर्मेतर माने कि धर्म से इतर, अलग हट करके। स्रोत के रूप में धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ हम लोग गैर धार्मिक ग्रंथ या धर्मेतर ग्रंथ के भी अधिक महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों से प्राचीन काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है, जिसका संक्षिप्त वर्णन जो है निम्नलिखित है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग को इसको याद करना है, इस डाटा को, जो कि हमेशा हर एग्जाम में जो है पूछा गया है। जैसे ग्रंथ का नाम है और लेखक है। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है, नाम से यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक है, लेकिन यह राजनीतिक शास्त्र से जो है संबंधित है पुस्तक।
उसके बाद अष्टाध्यायी के पाणिनि, हम लोग कितना ये सब जान गए हैं, जानते हैं, कितना लोग को याद होगा। महाभाष्य के पतंजलि, राजतरंगिणी, कलहन, विक्रमदेव चरित्र, बिलहन, राजतरंगिणी के कलहन और विक्रमदेव चरित्र के बिलहन। उसके बाद पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी और पृथ्वीराज विजय के जैनक भट्ट, हर्षचरित के बान भट्ट, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। उसके बाद मिताक्षरा के हो जाएगा विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के जो है दोस्त विज्ञानेश्वर हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद दाएं भाग के जेमित, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा में। दाएं भाग जिमुत वाहन, उसको अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मालविकाग्निमित्र कालिदास, उसके ऋतु संहार कालिदास, विक्रमोर्वशीय कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। तो दोस्तों अधिकांश तो कालिदास हम लोग को याद रखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पंचतंत्र के विष्णु शर्मा सब कोई याद ही है, और ऊपर वाले को एक बार इस डाटा को जो है दोस्त जरूर याद रखेंगे। अर्थशास्त्र का के कौटिल्य, अष्टाध्यायी के पाणिनि, महाभाष्य के पतंजलि, राजतरंगिणी के कलहन, विक्रमदेव चरित्र के बिलहन, और उसके बाद पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदायी और पृथ्वीराज विजय के जैनक, हर्षचरित के बान भट्ट, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त और मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर हो जाएगा। और जीवुत वाहन देखिए विज्ञानेश्वर दाएं भाग के, जीमुत वाहन, अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद आपको आ जाएगा मालविकाग्निमित्र, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, सबका जो है कालिदास। दोस्तों अभी सब पुस्तक के जो है ना, सब पुस्तक के बारे में एक एक लाइन जो है दो लाइन हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। अब अर्थशास्त्र की बात करते हैं हम लोग। देखिए अर्थशास्त्र जो है यह भारत की प्रथम राजनीतिक या राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक है। यह 15 अधिकरण भाग और 180 प्रकरण, यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, 180 प्रकरण में यह पूछा गया था। 15 कितने अधिकरण में जो है कितने भाग में बांटा गया है। तो अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण तथा 6000 श्लोक में जो है संग्रहित किया गया है। इसके लेखक कौटिल्य या चाणक्य भी जिनको कहा जाता है, जिसका बचपन का नाम जो है विष्णुगुप्त था। इसने मौर्य वंश के प्रशासन के साथ साथ सभी अवस्थाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ की तुलना जो है मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से इसको तुलना किया गया है। द प्रिंस नामक ग्रंथ में आधुनिक काल का अर्थशास्त्र कहा गया है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम जो है अकाल का, वित्तीय व्यवस्था का और सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा या पीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें सर्वप्रथम जो है अकाल का और वित्तीय व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है, तो दोस्त अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में जो है मिलता है, जिसके रचनाकार चाणक्य या कौटिल्य थे। नेक्स्ट है कि अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसकी रचना पाणिनि ने किया था। यह रचना 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखना है। उसके बाद है महाभाष्य। अष्टाध्यायी पर पतंजलि के द्वारा, देखिए पतंजलि के महाभाष्य की रचना किया। इस ग्रंथ से शुंग वंश के बारे में, महाभाष्य से जो है शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित के रूप में पतंजलि ने कार्य किया था। उसके बाद है मुद्रा राक्षस। यह गुप्त काल में लिखा गया ग्रंथ है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हमको जानकारी लेना है तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक पढ़ना पड़ेगा। अभिज्ञान शकुंतलम हम लोग जानते हैं, यह कालिदास का पुस्तक है। भारत में इसको जो है भारत में कालिदास को शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने इस पुस्तक के साथ साथ अन्य कई पुस्तक की रचना किया था। इस ग्रंथ में राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम संबंधों का अभिज्ञान, देखिए नाम से ही संबंधित है, दुष्यंत और शकुंतला, तो अभिज्ञान शकुंतलम इनके दोनों के प्रेम संबंधों का जो है उल्लेख इसमें किया गया। यह ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम जो है बाइबिल और पंचतंत्र के बाद लोकप्रियता के मामले में विश्व में तीसरा स्थान जो है अभिज्ञान शकुंतलम का है। लगभग 250 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है अभी तक अभिज्ञान शकुंतलम का। उसके बाद है दोस्तों ऋतु संहार नामक पुस्तक में जो है 6 ऋचाओं के वाद विवाद, 6 ऋचाओं के बारे में जो है महत्वपूर्ण विस्तार पूर्वक कालिदास ने जो है उल्लेख किए हैं। मेघदूत नामक ग्रंथ में वर्षा ऋतु के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का जो है महत्वपूर्ण या विस्तार पूर्वक जो उल्लेख किया है कालिदास ने। मालविकाग्निमित्र हम लोग जान रहे हैं कालिदास का यह भी पुस्तक है। राजकुमारी मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के प्रेम संबंधों का जो है उल्लेख नाम से ही स्पष्ट है, मालविकाग्नि और अग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्र जो हो जाएगा, इनके प्रेम संबंधों का उल्लेख है। साथ में ही शुंग वंश के बारे में जो है हम लोग को जानकारी मिल जाता है। राजतरंगिणी हम लोग जान रहे हैं, कलहन इसके रचनाकार किए थे। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, जो कि कश्मीर राजवंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम लोग को राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिल जाता है। भारतीय ग्रंथ में यह सबसे प्रामाणिक माना गया है। कश्मीर के शासक जय सिंह, इसको याद रखना है, कश्मीर के शासक जय सिंह के राज दरबार
में रहने वाले कलहन ने इसकी रचना किया था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी के लेखक, अगर देखिए क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन हार्ड कैसे बनाया था, यही आपसे आप लोग रटे हुए हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन। यही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कलहन किसके दरबार में रहते थे, तो यह कश्मीर के शासक जय सिंह के दरबार में रहते थे। अब ध्यान रखना है विक्रमादित्य देव चरित्र, विक्रमादित्य चरित्र की बात करें तो इसका बिल्हन इसके रचनाकार है, जो कि विक्रमादित्य छठा या षष्ठा के राज्य कवि थे। विक्रमादित्य छठा के दरबार में जो है विक्रमादित्य चरित्र रहते थे, जिन्होंने बिल्हन रहते थे, जिन्होंने विक्रमादित्य देव चरित्र की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध का वर्णन जो है पृथ्वीराज रासो में मिल जाता है, जिसके लेखक चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रवरदाई। जिसमें है जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध की चर्चा जो है होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्त, देखिए पृथ्वीराज विजय, इसके हम लोग जान रहे हैं जैनक भट्ट इसके रचनाकार है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्ष के बारे में जो है इसमें भी उल्लेख किया गया है। हर्षचरित, इसके लेखक बाण भट्ट है, जो कि पाटलिपुत्रा के निवासी थे, और हर्षवर्धन इनको अपनी राजधानी थानेश्वर या अम्बाला हरियाणा लेके गए और राजकवि के पद पर जो है आसीन कर दिया था। यह ग्रंथ है हर्षवर्धन के जीवन चरित्र है। हर्षचरित जो हर्षवर्धन के जीवन चरित्र पर आधारित है, जिसके लेखक बाण भट्ट है। मिताक्षरा, यह सामाजिक कानून से संबंधित पुस्तक है। यह भारत का प्रथम पुस्तक है जिसमें उत्तराधिकार संबंधित नियमों का जो है उल्लेख किया गया है। उसके बाद है दाएं भाग। दाएं भाग, इस पुस्तक के लेखक भी विज्ञानेश्वर, इस दाएं भाग के लेखक, यह पूछा गया दोस्तों, दाएं भाग विज्ञानेश्वर इसके लेखक है। समकालीन, किसके? विज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इस ग्रंथ के लेखक विज्ञानेश्वर के, देखिए दाएं भाग के लेखक है जीमूतवाहन, जो कि विज्ञानेश्वर के समकालीन थे। इसमें भी नियम कानून का जो है उल्लेख किया गया। इस प्रकार साहित्यिक स्रोत से हम लोग को प्राचीन काल की महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मिल जाता है। विदेशी स्रोत से भी कुछ जानकारी हम लोग को मिलता है। पुरातात्विक साहित्य और साहित्य स्रोत के साथ साथ जो है विदेशी स्रोत से भी हम लोग को महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है, जिसको कि आगे हम लोग देख रहे हैं। अब यह है विदेशी स्रोत। देखिए विदेशी स्रोत में दोस्तों यूनानी ग्रंथ है। यूनानी ग्रंथ की हम लोग चर्चा करेंगे। मेन रूप से जो है ना दोस्तों, इसको बस याद रखना है, ग्रंथ और उसका लेखक कौन कौन है। तो हिस्टोरिका हम लोग पढ़े हैं कि हिस्टोरिका जो है हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है, और जो कि यूनान की क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा में जो है लिखा गया है हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका। हिस्ट्री ऑफ द वार जो है अरिस्टोबुलस के द्वारा लिखा गया है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। भूगोल टॉलमी, भूगोल के जो है टॉलमी लेखक है। उसके बाद प्राकृतिक इतिहास प्लिनी, दोस्तों यह टॉलमी और प्लिनी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग को ध्यान रखना है प्राकृतिक, प से प्राकृतिक और प से प्लिनी, अगर एक याद है तो दूसरा भूगोल वाला तो टॉलमी याद ही हो जाएगा। विश्व भूगोल की हम लोग बात करें तो एस्ट्रोबो, और यह जो है पूछ लिया गया है दोस्तों, यह बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में शायद पूछा गया है। पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी, इसके लेखक अज्ञात यूनानी है। इसका जो है लेखक का नाम नहीं है, इसलिए बार बार बीपीएससी में भी पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका लेखक, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में रहता, इसमें से कोई नहीं, वही आंसर होगा, या फिर एक अज्ञात यूनानी के रूप में हम लोग आंसर देंगे। फिर चीनी ग्रंथ है दोस्तों। देखिए चीनी ग्रंथ की चर्चा करें हम लोग तो फो क्यों की, इसके लेखक है फाहियान। फ से फाहियान और फ से फोको क्यों। उसके बाद सी यू की, जो कि हेनसैन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। काउ फो काउसान चुन, यह जो है इत्सिंग के द्वारा लिखा गया है। काउ फो काउसान चिन, जो कि इत्सिंग के द्वारा लिखा गया। कंग्योर तंग्योर लामा तारानाथ, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। कंग्योर तंग्योर नामक पुस्तक जो है लामा तारानाथ के द्वारा लिखा गया। ह्वेनसान की जीवनी, दोस्तों यह इनके मित्र थे, ह्वेनसान के मित्र व्हीली के द्वारा जो है इनकी जीवनी को लिख दिया गया। और सबसे अरबी ग्रंथ देखिए दोस्तों, सबसे प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में किताबुल हिंद, जिसके लेखक जो है अलबर्नी। यह भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में और बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। तो किताबुल हिंद की रचना अलबर्नी के द्वारा जो है किया गया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूनानी ग्रंथ। अभी यूनानी ग्रंथ देखिए हिस्टोरिका। अब जो हम लोग ऊपर जो पुस्तक देखे हैं ना दोस्तों, तो उस सब के बारे में एक एक दो लाइन जो है हम लोग जानेंगे। हिस्टोरिका, इस पुस्तक के लेखक हेरोडोटस, जो कि यूनान के रहने वाले थे, हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, यूनान के रहने वाले थे, और यूनान के क्षेत्रीय भाषा आयोनिक भाषा में जो है इसकी रचना किए थे। तो यही इससे पॉइंट है, देखिए यही उससे पॉइंट है, यूनानी आयोनिक भाषा।
उसके बाद इसका मेन पॉइंट, हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द बार, इससे भारत पर सिकंदर के आक्रमण करने का जो है जानकारी प्राप्त होता है। हिस्ट्री ऑफ द बार से जो है सिकंदर के भारत पर जो है आक्रमण किया था, भारत पर, उसकी जानकारी हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद है दोस्तों, सिकंदर महान ने खैबर दर्रा से होकर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों यहाँ से भी सिकंदर से भी एक क्वेश्चन 1717 दरोगा में पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट पहला था कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 1326 में, और इसकी मृत्यु जो है हो गया था 326 में, और इसकी मृत्यु 323 में। और बीसी की जगह दोस्तों बीसी होगा, लेकिन बीसी की जगह पे वहां जो है ना एडी कर दिया गया था। बस यही पॉइंट को लेकर के गलत दर्शाया गया था, और उसमें चुनना था कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो हम लोग को ध्यान में रखना, यह बीसी है, ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर आक्रमण करता है, और 323 बीसी में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद है दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है मेगास्थनीज के द्वारा हम लोग जान रहे हैं किया जाता है। यह सिकंदर महान के सेनापति सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लगभग 7 वर्षों तक जो है यह रहा था, और जो कुछ भी देखा उसको इंडिका नामक पुस्तक में जो है संकलित कर देता है। लेकिन मेगास्थनीज ने यूनानी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इसकी रचना किया था। यूनानी दृष्टिकोण से अपनाते इनको नहीं समझ में आया था भारत की सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि यह भारतीय समाज को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाया था, इसलिए यूनानी दृष्टिकोण से जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था। उसके बाद मेन पॉइंट के रूप में हम आएंगे तो इसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था। दोस्तों अकाल पड़ता था, हम लोग पढ़े हैं पीछे अभी कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम अकाल का और वित्तीय व्यवस्था का चर्चा किया गया है। इसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं था। इसके अनुसार किसके अनुसार, तो इंडिका नामक पुस्तक यानी मेगास्थनीज के अनुसार जो है दास प्रथा, अकाल नहीं पड़ता था, दास प्रथा नहीं था। उसके बाद इसके अनुसार भारत में समाज 7 भागों में विभाजित था। यह बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत के समाज कितने भागों में बटा हुआ था, तो 7 भागों में जो है विभाजित था। मौर्य नगर प्रशासन के बारे में सबसे विस्तार पूर्वक उल्लेख जो है इंडिका नामक पुस्तक से देखने को मिलता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक इतिहास। इसके रचना के बारे में मेन रूप से याद रखना हम लोग को। प्राकृतिक इतिहास प्लिनी के द्वारा लिखा गया है, और इस पुस्तक में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, साथ साथ वाणिज्य व्यापार का उल्लेख भी किया गया है। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध का विस्तार पूर्वक उल्लेख भी प्राकृतिक इतिहास में किया गया है। प्लिनी ने रोम से सोने के निर्यात पर दुख प्रकट किया है। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। प्लिनी के द्वारा जो है रोम से सोने के सिक्के निर्यात किए जाते थे, उस पर दुख जो है प्रकट किया गया है। प्लिनी के अनुसार इसी तरह रोम से सोने का निर्यात भारत किया गया तो 10 साल में जो है रोम से सोना समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगोल। इसकी रचना हम लोग देखे हैं, स्ट्रोबो के द्वारा इसकी रचना किया गया था। इस पुस्तक में भारत और विदेशी के साथ व्यापारिक संबंधों का अतिरिक्त भूगोल के बारे में उल्लेख किया गया है। विश्व भूगोल का है स्ट्रोबो। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं अभी, विश्व भूगोल का स्ट्रोबो और भूगोल का टॉलमी और विश्व भूगोल का स्ट्रोबो। बस इसका जो है नाम याद रखना है कि कौन इसके लेखक हैं, पुस्तक और इसके लेखक याद रखना है। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, यह भी याद रखना है, जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया है दोस्तों। एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक में भी जलमार्ग से संबंधित व्यापारिक विस्तार पूर्वक जो है उल्लेख है। इसका कोई अज्ञात यूनानी था, इसका लेखक जो है कोई अज्ञात यूनानी था, और इस पुस्तक को जो है व्यापारियों का जो है गाइड बुक कहा गया है, व्यापारियों का गाइड बुक कहा गया है। नेक्स्ट है कि इस पुस्तक के अंतर्गत सभी चीनी ग्रंथ के बाद अब हम चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत चीनी यात्री बौद्ध धर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ को संग्रहित करते हैं, साथ ले जाने के लिए आए थे। चीनी ग्रंथ के बारे में हम जो पढ़े हैं ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ के अंतर्गत सभी चीनी यात्री बौद्ध धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे, और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ को संग्रहित करके अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग को मिलता है। फोकोक्यू हम लोग पढ़ लिए हैं। फोकोक्यू फहियान के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। बौद्ध देशों का यात्रा या वृत्तांत, बौद्ध देशों का यात्रा वृत्तांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फहियान आया था। इसके लेखक फहियान भारत आए थे सर्वप्रथम चीनी यात्री फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, और यह फोकोक्यू नामक जो है पुस्तक को संकलित किया था। नेक्स्ट है हम लोग को
फहियान पहला चीनी यात्री था, जो हम लोग पॉइंट के रूप में देखेंगे। फहियान पहला चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा किया था। फहियान के अनुसार गुप्त काल में दैनिक लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जो है संयुग आता है दोस्तों, कभी कभी सजाने के लिए हम लोग को दिया जाएगा। सर्वप्रथम कौन आया, तो सर्वप्रथम फहियान आया। उसके बाद कौन आया, संगयुन का नाम आता है, जो कि 518 ईस्वी में आता है भारत। उसके बाद सी यू क्यों आते हैं, जो कि 629 से 644 तक यह भारत में रहते हैं। सी यू की, जो कि ह्वेनसान की यात्रा वृत्तांत है। इसको नीति का पंडित, ह्वेनसान को नीति का पंडित कहा गया है, शाक्य मुनि कहा गया है, या इसको यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त, ह्वेनसान ने नालंदा विश्वविद्यालय तक 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। ह्वेनसान की जीवनी को इसके मित्र वेली ने लिखा था। ह्वेनसान के यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि भी कहा गया है। नेक्स्ट है कांगखो कांग संगचिन, यह इत सिंह के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जो कि 7वीं सदी 673 ईस्वी में भारत की यात्रा किया था। बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया इसी के टाइम में। कंग्योर थंग्योर लामा तारानाथ के द्वारा जो है इस पुस्तक की रचना किया गया था, जो कि तिब्बत में रहने वाले बौद्ध भिक्षु थे। तो दोस्तों यही सब पॉइंट था बौद्ध धर्म ग्रंथ से, इसको ध्यान में रखना है। और कौन यात्री कब आया इसको भी ध्यान रखना है, कभी कभी डेट के साथ आपको सजाने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, और लास्ट है यह अरबी ग्रंथ। यह सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंदी इसको बोला जाता है, जिसके रचनाकाल अल बरूनी थे। इस पुस्तक के लेखक अल बरूनी के बचपन का नाम अबू रिहान है। यह महमूद गजनवी के साथ जो है, यह याद रखना है, यह भी बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएसएससी आयोग के द्वारा यह पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि महमूद अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। इस पुस्तक की रचना 11वीं सदी में किया गया है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, कला और सांस्कृतिक, विज्ञान एवं तकनीकी, भारतीयों के रीति रिवाज एवं संबंधित सभी आवश्यक बातों का जो है उल्लेख इसमें कर दिया गया है। इस पुस्तक के अनुसार भारत में जाति का निर्धारण माता की जाति के अनुसार होता था। अल बरूनी के अनुसार जो किताबुल हिंद है, इसमें भारतीय जाति का निर्धारण जो है भारत में माता की जाति के अनुसार होता था। तो दोस्तों यह लास्ट पॉइंट था। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अल बरूनी का भारत नाम से जो है इसी सचाऊ के द्वारा किया गया है। इसी सचाऊ के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है किया गया है। इस प्रकार प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में 3 स्रोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीनों स्रोत जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी एक के बिना जो है भारतीय इतिहास का निर्माण नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही था, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था दोस्त, जितना भी पॉइंट था, हम लोग एक एक करके समझ लिए हैं, देख लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह कहानी के रूप में अच्छा लगा होगा। और जो पॉइंट हाईलाइट है, जो जिस पे फोकस करना है, हम आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग अब क्या करना है आप लोग को, तो यह एक बार वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद आप लूसेंट से या फिर आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपके पास कुछ है, उसको एक बार रीडिंग मार दीजिए, तो आपको यह चैप्टर जो है ना कंठस्थ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा ही लगेगा। यह बहुत कारगर पुस्तक है दोस्तों। यह क्लास नोट्स के रूप में है, जिसको पुस्तक के रूप में संग्रहित कर दिया गया है। हम जहाँ कोचिंग पढ़े थे उसी का यह क्लास नोट्स है, और बहुत ही अच्छा बुक बनाया गया है। यह क्लास नोट्स के रूप में बनाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, बढ़ाइए। और कोई भी समस्या आप लोग को हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, या किसी भी रणनीति के लिए, किसी भी पढ़ाई कैसे करें, क्या करना है, तो उस सब के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाइए। धन्यवाद।